नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज अपने फाइबर क्रॉप की ये लास्ट क्लास है। जूट की खेती से संबंधित हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर सनई के एक दो पॉइंट हैं जो सनहेम्प जिसको बोलते हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। और आने वाले समय में कल यानी कि हम टोबैको की खेती पर चर्चा करेंगे। टोबैको, पोटैटो और शुगर केन, इन क्रॉप्स की खेती पढ़ने के बाद हमारा जो अगला बिंदु होगा वो होगा पादप पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट वाला ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे उसके बाद भू परिष्करण पर यानी कि टिलेज पर। फिर उसके बाद हमारा वीड साइंस जो खरपतवार विज्ञान है, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग। बस ये एग्रोनॉमी का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाएगा। इरिगेशन वाला जो पार्ट है, सिंचाई वगैरह, वो सॉइल साइंस में हम इंक्लूड करके पढ़ेंगे। ठीक है, जो इरिगेशन वाला पार्ट है वो सॉइल साइंस में इंक्लूड करके पढ़ेंगे। अब आप बात आएगी सर सॉइल साइंस की क्लासेस कहाँ पर चल रही हैं, तो हमारे एजीटीए के शताब्दी बैच में सॉइल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। वहाँ पर हम सॉइल साइंस में कल सॉइल कंसिस्टेंसी और सॉइल प्लास्टिसिटी के बारे में चर्चा किए। आज सॉइल कलर पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। अगर आप विधिवत सॉइल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए एजीटीए के शताब्दी बैच को। कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पर कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 249 रुपए में आपको मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का बिना पीपीटी में बेहतरीन क्लास। आप एक बार चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, आपको लगेगा अच्छा, क्योंकि हम हर एक दिन ये प्रयास में रहते हैं कि हम 1 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करें। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है जूट की खेती। बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि लोग इसको स्किप करके चले जाते हैं, परंतु अपने को यहाँ पर स्किप नहीं करना है। अपने को कंप्लीट चाहिए, समग्र चाहिए, संक्षेप नहीं चाहिए। तो समग्र में हम चर्चा करने वाले हैं जूट। और जूट से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में वो सीधे सिंपल से क्वेश्चन और जो कठिन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जैसे कुछ दिन पहले हमने जूट की एक प्रोसेस का वीडियो डाला था यूट्यूब पे, रेटिंग क्रिया। ठीक है, आज हम बात करेंगे जूट। ये रेसे वाली क्रॉप की श्रेणी में हम इसको पढ़ते हैं। सभी लोग शेयर रुकने मत देना, जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में आप शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारी इस क्लास से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो एजीटीए के ऊपर पूरी तरीके से केंद्रित है कि जो एजीटीए की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके साथ बिल्कुल अन्याय ना होने पाए और उसके साथ कोई भी कंटेंट में ये नहीं हो कि हम सर तैयारी कर रहे थे, किसी यूट्यूब से पढ़ रहे थे, हमारे कंटेंट का अभाव हो गया। तो हमने जो वादा किया आपको कि एग्रोनॉमी और एक्सटेंशन पूरा हमने आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्लेलिस्ट बनी हुई, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप विधिवत जाके प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस देख सकते हैं। यूपी स्पेशल का डेमो 25 दिसंबर को आने वाला है, तो डेमो 25 दिसंबर को मिलेगा, क्लासेस 2-3 दिन बाद उसकी मिलेंगी। ठीक है, मैं डेमो क्लास 25 दिसंबर को यूट्यूब पे डालूंगा, तो आप लोग बस उसमें ये बताना है कि यूपी स्पेशल आपको किस टाइप से पढ़ना है, जो मैं तरीका आपको डेमो में डालूंगा। अगर वो सही लगे तो आप अपना सुझाव जरूर देना। अगर कोई दूसरा तरीका भी आपको चाहिए, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, तो वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि हम एकदम बाध्य हैं आप लोगों के प्रति कि आप जैसे समझो वैसे हम समझाएंगे। जूट की खेती में सामान्य सी बात अगर हम करें तो हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, इसका वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम पर हम चर्चा करेंगे। इसका कुल कौन सा है, कुल पर हम चर्चा कर लेंगे। इसमें गुणसूत्र कितने पाए जा रहे हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे, और साथ ही साथ इसका उत्पत्ति स्थान क्या है इस पर हम चर्चा कर लेंगे। उत्पत्ति स्थान क्या है इस पर हम चर्चा कर लेंगे, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहला बिंदु जो है हमारा वो इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या होगा, कोरकोरस स्पेसीज। कोरकोरस
स्पेसीज। हम स्पेसीज क्यों लिखे हैं भाई साहब? स्पेसीज इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दो अलग अलग जातियों में आगे चल के बढ़ता है। तो दो अलग अलग हैं, जैसे ओलिटोरियस और कैप्सुलेरियस, दोनों को अलग अलग हम पढ़ाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर कोरकोरस स्पेसीज के रूप में लिख रहे हैं। कुल इसका है टिलिएसी। क्या है? कुल टिलिएसी है। और टिलिएसी किसका कुल देखने को मिलता है? तो टिलिएसी की अगर हम बात करेंगे तो एक तो है फालसा, हॉर्टिकल्चर में आपको पढ़ने को मिलेगा, और एक है जूट। फालसा मकोई जैसा काला काला सा फल दिखता है, मीठा लगता है। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, तो वहां आपको फालसा के पौधे मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे फालसा का साइंटिफिक नेम क्या है, फटाफट से बताइएगा कि फालसा का साइंटिफिक नेम क्या है। आगे हम बात करते हैं गुणसूत्र। तो इसमें गुणसूत्र 2n बराबर होते हैं 14। क्या होते हैं? 14। और उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा। क्या है? इंडो बर्मा। ये जो इंडो बर्मा का मतलब है यहां पर इंडिया और बर्मा के बीच का स्थान। पहले बर्मा भारत में ही था, परंतु 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इंडिया से बर्मा को अलग कर दिया गया। तो जो स्थान इंडिया और बर्मा के बीच पड़ता है वही जूट का स्थान है। तो एक पर्टिकुलर स्थान का नाम ना दे करके इंडो बर्मा नाम दे दिया जाता है कि हाँ, इंडिया और बर्मा के मध्य का स्थान जूट का क्या है? उत्पत्ति स्थान है। यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं, सुनहरा रेशा। गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा। किसका होता है सुनहरा रेशा? जूट का होता है। सफेद या व्हाइट फाइबर जो होता है वो क्या होता है? कपास होता है। क्या होता है? कपास होता है। वो हम आपको पढ़ा चुके। ठीक है, यहां तक बात कर लिए। उसके बाद गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, सुनहरी रेशा क्रांति। हालांकि ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। शुरुआत में जब एग्रोनॉमी का संक्षिप्त परिचय पढ़ा रहे थे तो हम ये सारी चीजों का जिक्र कर रहे थे। सुनहरी रेशा क्रांति। एग्रोनॉमी में हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं अभी पढ़ाए हैं, जैसे संस्थान हो गया, ICAR, IARI, नाबार्ड वगैरह, इन पर भी क्लास आएगी। ठीक है, इन पर आपको बीच बीच में हम इनकी क्लासेस डाल देंगे और एग्रोनॉमी की प्लेलिस्ट में ही आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, सुनहरी रेशा क्रांति किससे है? जूट उत्पादन से, जूट से संबंधित है। और जो राजस्थान सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हमारी क्लास से जुड़े हैं, वो भी बिल्कुल भ्रमित ना हो। और जो AA की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे जुड़ रहे हैं। राजस्थान के जो स्पेशल क्लासेस होंगी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, राजस्थान स्पेशल एग्रीकल्चर। आप वहां से उन एग्रीकल्चर के टॉपिक को देख सकेंगे, जैसे स्पेशल में क्या आता है, कौन सी क्रॉप का कहाँ एरिया, कहाँ प्रोडक्शन, कौन सी क्रॉप का कहाँ रिसर्च सेंटर है, कौन सी क्रॉप की कहाँ मंडी है, या एग्रो क्लाइमेटिक जोन राजस्थान में कहाँ कैसे है, मिट्टी राजस्थान की कैसी है। ठीक है, ये चीजें, राजस्थान की प्रमुख शब्दावलियां एग्रीकल्चर में कौन कौन से प्रयोग की जा रही हैं, इन पर चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है, हमने देखा कि गोल्डन फाइबर और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट से संबंधित है। अगला लिखेंगे कपास के बाद, कपास के बाद जूट, दूसरे नंबर पर रेशे वाली फसलों में स्थान रखता है। रेशे वाली फसलों में स्थान रखता है। रेशे वाली फसलों में स्थान रखता है। क्या है?
जो कपास के बाद जूट है वो दूसरे नंबर पर रेशे वाली फसलों में स्थान रखता है। नंबर 1 पर कपास, कपास विश्व की पहली रेशे वाली फसल है। देन उसके बाद जूट का दूसरा नंबर आता है रेशे वाली फसलों की श्रेणी में। यहां तक तो हमने जूट के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आगे भी हम जूट से संबंधित जानकारी पर साझा करेंगे। हम दोनों मिल करके जूट की खेती पर प्रहार करेंगे बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको जूट के बारे में दोबारा कुछ ना पढ़ना पड़े। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं अगले कुछ पॉइंट्स के साथ। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अब कुछ और भी चर्चा करते हैं, जैसे कुछ हम एरिया और प्रोडक्शन की बात कर लें। जूट, क्षेत्रफल एवं उत्पादन। जो क्षेत्रफल और एक उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर 3 कैटेगरी हमारे सामने निकल कर आती हैं। अगर हम विश्व की बात करेंगे अगर हम भारत की बात करेंगे, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है। अब यहां ये क्या मामला हो गया सर कि आप उत्पादन, क्षेत्रफल, एरिया जो लिखा रहे हैं आप इस प्रकार से लिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जूट का जो क्षेत्रफल उत्पादन है, इसको विश्व लेवल में भारत पहले स्थान पर है। जो जूट के विश्व लेवल पर भारत फर्स्ट रैंक पर है। और भारत के अंदर सबसे पहले है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर है बिहार, और तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में बहराइच, बहराइच जिला जो जूट के उत्पादन में अग्रणी, क्या है, बहराइच जिला जूट के उत्पादन में अग्रणी है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं बहराइच में क्या है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का जूट रिसर्च सेंटर, यूपी का जूट शोध केंद्र। जूट शोध केंद्र कहां है, बहराइच में है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का जूट से शोध केंद्र कहां है तो बहराइच का है। अब हम बात करें, पूछा जाए भारत में पहली जूट फैक्ट्री, भारत में प्रथम जूट फैक्ट्री तो भारत में प्रथम जूट फैक्ट्री की अगर बात करें तो कहां है प्रथम जूट फैक्ट्री, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई थी। कलकत्ता में जूट फैक्ट्री कब, 1854 में। 1854 में पहली जूट फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित की गई, कलकत्ता में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको आप इस प्रकार के बॉक्स में आप बंद कर लेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। अब हम बात करते हैं, एक संस्थान है जिसका नाम है CRIJ&AF। ठीक है, ये एक संस्थान का नाम है। कहीं कहीं पर इसका नाम इस प्रकार भी लिखा मिल जाता है, NRIJ&AF। तो N का मतलब होता है नेशनल,
एन का मतलब होता है नेशनल, बाकी सारा आगे का सेम होगा जैसे इसमें होगा। क्या होगा? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, जूट एंड एलाइड फाइबर। ठीक है, जूट एंड एलाइड फाइबर कहां है? ये कलकत्ता में है। कहां है? कलकत्ता में है। और कलकत्ता कहां है? वेस्ट बंगाल की राजधानी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो ये राजधानी में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके बीच शेयर की, जूट से संबंधित। यहां तक आपने अच्छी तरीके से जान लिया। अब आगे हम बात करते हैं, जूट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों पर चर्चा करते हैं, फिर हम आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे अब हम थोड़ी चीजों पर चर्चा करेंगे, जैसे जूट की जलमांग। जूट की जलमांग कितनी होती है? 500 मिलीमीटर होती है। 500 मिलीमीटर होती है, ध्यान देना, 500 मिलीमीटर। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। जूट अधिक पानी वाले क्षेत्रों में ज्यादा उगाई जाती है। जूट अधिक पानी वाले क्षेत्रों में ज्यादा उगाई जाती है। अधिक पानी वाले क्षेत्रों में ज्यादा उगाई जाती है। क्षेत्रों में ज्यादा उगाई जाती है। इसको ज्यादा पानी नुकसान नहीं करता है, ये ध्यान देना, परंतु ये ज्यादा पानी चाहता नहीं है। इसको 500 मिलीमीटर ही पानी चाहिए होता है, परंतु ये धान की तरह बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहता है, बस धान की तरह अधिक पानी में रह सकता है। ठीक है, इसकी जड़ें उड़े सड़ती नहीं है। तो जूट अधिक पानी वाले क्षेत्रों में ज्यादा उगाई जाती है। तीसरा, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के किसान या पश्चिम बंगाल में जूट को धान के विकल्प के रूप में उगाते हैं। धान के विकल्प के रूप में उगाते हैं। अगर धान नहीं उगा रहे हैं तो वो जूट उगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आ जाए कि जूट को कहां धान के विकल्प के रूप में उगाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ममता जी की नगरी। यहां तक हमने चर्चा कर ली कि जूट की जलमांग, जूट का अधिक पानी वाले क्षेत्रों में ज्यादा उगाया जाता है, जूट बंगाल में धान के विकल्प के रूप में उगाया जाता है। यहां तक हमने चर्चा कर लिया। अगला हम बात करते हैं, जूट का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, तो बैग बनाने में, कपड़ा बनाने में, ठीक है, रस्सी बनाने में उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे जूट का उपयोग, जूट का उपयोग कपड़ा, रस्सी, टाट, बोरा, इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। जूट से रेशा प्राप्त होता है और रेशे का प्रयोग करके हम इन सारी चीजों को बनाते हैं किसी ना किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री की मदद से। ठीक है, यहां तक हमने बात कर लिया जूट से संबंधित चर्चा। अब हम बात करते हैं जूट के तने पर स्थित, जूट के
तने पर स्थित छाल, जिसको बार्क कहते हैं, बार्क, जूट के तने पर स्थित छाल से रेशा निकाला जाता है, ठीक है। जो छाल या बार्क होती है, द्वितीयक फ्लोएम, ये क्वेश्चन आ जाता है, द्वितीयक फ्लोएम से रेशा निकाला जाता है, से रेशा प्राप्त होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जूट का रेशा कहाँ से प्राप्त होता है, तो तने पर स्थित छाल होती है, उससे रेशा प्राप्त होता है। जो रेशा होता है उसको बास्ट फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बास्ट फाइबर कहते हैं, बास्ट फाइबर कहते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान देना, बास्ट फाइबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम फाइबर। कुछ चीजें हम यहां पर लिखते हैं, ध्यान देना। जैसे स्टेम फाइबर मतलब तने से रेशा। स्टेम फाइबर का मतलब तने से प्राप्त रेशा। किससे किससे तने से रेशा प्राप्त होता है? जूट, सनई, मेस्टा, ढैचा, इनसे तने से रेशा प्राप्त होता है। दूसरी बात, सीड फाइबर, सीड फाइबर में आ जाता है कपास, अलसी, उसके बाद आ जाता है लीफ फाइबर, जिनकी पत्तियों से रेशा मिलता है तो वो हैं एलोवेरा, ठीक है, अनानास। ये लीफ फाइबर के श्रेणी में हम इनको लाते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न फसलें ऐसी हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है, और किस किस भाग से मिलता है फाइबर, ये भी हमने यहां पर आपको मेंशन कर दिया। यहां से कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि तने से फाइबर किससे प्राप्त होता है, और सीड से किससे प्राप्त होता है, लीफ से किससे प्राप्त होता है फाइबर। आप इसको देख लीजिएगा, फटाफट से इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जूट की थोड़ी जलवायु दशाओं पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे के बिंदुओं पर। जलवायु कैसी जूट को चाहिए होती है? तो जूट क्या है? खरीफ ऋतु की फसल है। क्या है? खरीफ ऋतु की फसल है। तो कैसी जलवायु चाहिए होगी? जब खरीफ ऋतु की फसल है तो गर्म जलवायु चाहिए होगी। कैसी? गर्म जलवायु चाहिए होगी। और गर्म जलवायु, खरीफ ऋतु की फसल है इसलिए कैसी जलवायु चाहिए? गर्म जलवायु। उसके बाद हम बात करते हैं तापमान की। तो तापमान के केस में हम लोग देखते हैं, अगर हम सामान्य तापमान की बात करें तो सामान्य तापमान जो चाहिए होता है वो होता है 21 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस। परंतु औसतन तापमान अगर पूछा जाए कि औसतन तापमान कितना चाहिए है, तो 34 डिग्री सेल्सियस। कितना? 34 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। किसकी फसल को? जूट की फसल को। यहां तक हम लोगों ने देख लिया तापमान के केस तक। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें बीज दर कितना लगता है। तो बीज दर की जब हम चर्चा करेंगे तो हमारे सामने दो पॉइंट्स आएंगे। एक आएगा कोर कोरस
कोरकोरस कैप्सुलेरिस, कैप्सुलेरिस। जो कोरकोरस कैप्सुलेरिस है, इसका जो बीज दर पड़ता है वो 6 से लेकर 8 केजी पर हेक्टेयर पड़ता है। और एक होता है कोरकोरस ओलिटोरिस, ओलिटोरिस। तो कोरकोरस ओलिटोरिस जो होता है, इसकी बीज दर पड़ती है 4 से लेकर के 5 केजी पर हेक्टेयर। ये हो गई दोनों की बीज दर। ठीक है, आगे हम इन पर चर्चा करते हैं कि इनका अंतरण कितना चाहिए होता है। तो अंतरण पर हम चर्चा कर लेते हैं। फसल अंतरण, फसल अंतरण की बात करते हैं तो नंबर 1 कोरकोरस ओलिटोरिस या कैप्सुलेरिस, कैप्सुलेरिस। कैप्सुलेरिस को सफेद जूट कहते हैं। तो कोरकोरस कैप्सुलेरिस जो होता है, इसमें 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं कोरकोरस ओलिटोरिस, कोरकोरस ओलिटोरिस जिसको हम टोसा कहते हैं और मीठापट कहते हैं, कोरकोरस ओलिटोरिस। अब जो कोरकोरस ओलिटोरिस है, इसकी जो अंतरण रखते हैं 20 सेंटीमीटर इसकी लाइन से लाइन की दूरी और 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। यहां तक तो अंतरण की बात हम लोगों ने कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके जो बुवाई का समय है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बुवाई के समय पर हम जब चर्चा करेंगे, बुवाई के समय, बुवाई का समय क्या समय रखते हैं बुवाई का, तो इसमें भी दो कहानी आती हैं। नंबर 1 कोरकोरस कैप्सुलेरिस, जो कोरकोरस कैप्सुलेरिस होता है वो बोया जाता है मार्च अप्रैल में, मार्च से लेकर के अप्रैल मंथ के बीच में बोया जाता है। और जो कोरकोरस ओलिटोरिस होता है, कोरकोरस ओलिटोरिस होता है, उसकी जो बुवाई करते हैं हम लोग वो अप्रैल मई में करते हैं, अप्रैल से लेकर के मई माह तक इसकी बुवाई करते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इस पर बीज उत्पादन कि इसका बीज उत्पादन कितना होगा। बीज उत्पादन, अगर मान लो जूट से बीज उत्पादन करना है तो कितना प्राप्त होगा। रेशा उत्पादन तो लगभग 13 से 20 क्विंटल तक होता है, परंतु बीज उत्पादन की जब बात करेंगे तो पहला आ जाएगा कोरकोरस कैप्सुलेरिस, कोरकोरस कैप्सुलेरिस। ये जो बीज उत्पादन करेगा 4 से लेकर के 5 क्विंटल, 4 से लेकर के 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से ये क्या करेगा, बीज उत्पादन करेगा। और दूसरा होता है कोरकोरस ओलिटोरिस, ओलिटोरिस, कोरकोरस ओलिटोरिस जो बीज उत्पादन करेगा वो 2.5 से लेकर के 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये इनका रहा बीज उत्पादन। ठीक है, अब हमने इस स्लाइड में इसके क्लाइमेटिक कंडीशन, तापमान, बीज दर, फसल अंतरण, बुवाई का समय, बीज उत्पादन जैसी चर्चा हम लोग कर लिए। अगले स्लाइड में हम इसकी वैरायटी के ऊपर फोकस करेंगे कि कौन कौन सी वैरायटियां इंपॉर्टेंट हैं जूट की खेती के लिए। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्लास को शेयर करते रहिएगा। जितना ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में
बच्चे इस क्लास को पा सकेंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि जो भी आपका क्रॉप प्रोडक्शन धीमा पड़ा हुआ था तैयारी करने में, जो बाधा उत्पन्न कर रहा था कि सर हिंदी मीडियम में क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, फसल का जो उत्पादन है वो हमको सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, ये आपके सामने है। सारा क्रॉप प्रोडक्शन धीरे धीरे से हमने आपके सामने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ प्रजातियों के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रजातियां देखते हैं हम लोग। प्रजातियां, तो सबसे पहले प्रजातियों में आएगा हमारे सामने कोरकोरस कैप्सुलेरिस। कोरकोरस कैप्सुलेरिस, जिसको हम सफेद जूट भी कहते हैं। अभी हम इनके बीच अंतर पढ़ाएंगे। तो कोरकोरस कैप्सुलेरिस की कौन कौन सी वैरायटियां हैं, तो हम बात करते हैं जयदेव, सोनाली, श्यामली, श्यामली कल कपास में भी पढ़े थे हम लोग, और बलदेव। ये जो वैरायटियां हैं ये हैं आपकी कैप्सुलेरिस की। श्यामली हमने कल कपास में भी पढ़ा था, सोनाली आपको और भी जगह हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोरकोरस कैप्सुलेरिस जिसको हम सफेद जूट के नाम से जानते हैं, उसकी वैरायटियां हमने ये लिख ली। दूसरा है कोरकोरस ओलिटोरिस। कोरकोरस ओलिटोरिस, ओलिटोरिस, कोरकोरस ओलिटोरिस में हम क्या देखने वाले हैं, तो कोरकोरस ओलिटोरिस की हम लोग देखते हैं वैरायटी, जैसे नवीन, महादेव, सावित्री, टोसा, वैसाखी टोसा, और चैतली भी होती है इसी की वैरायटी। चैतली कभी भी आ जाए तो चैतली। तो ये कुछ वैरायटियां हैं जो जूट की वैरायटियां हम लोग पढ़ते हैं। नवीन, महादेव, सावित्री, टोसा, वैसाखी टोसा, चैतली, ये सब वैरायटियां किसकी हैं, ये ओलिटोरिस की वैरायटियां हैं। किसकी हैं, ओलिटोरिस के बारे में हम लोग वैरायटियों के ऊपर चर्चा करते हैं। अब हमारे साथ बचा हुआ है इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ना, और कुछ प्रोसेस हैं जूट से संबंधित, जैसे स्ट्रिपिंग है, रेटिंग है, रिबोनिंग है। इनको पढ़ने के बाद अपने जूट को फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे आपके कोरकोरस कैप्सुलेरिस और कोरकोरस ओलिटोरिस पर। ये हैं क्या आखिर में, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, ठीक है, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, और एक है कोरकोरस ओलिटोरिस। कोरकोरस ओलिटोरिस, ठीक है। जूट की जातियां, तो जूट की जातियों में एक ये है और एक ये है। अब इनके बारे में हमको सारी जानकारी लेनी है कि क्या ओलिटोरिस है, क्या कैप्सुलेरिस है। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। ओलिटोरिस को हम क्या बोलेंगे, इसको, इसे
सफेद जूट, इसे सफेद जूट या टीटापट कहते हैं, या टीटापट कहते हैं। पहला लक्षण। इसे टोसा या मीटापट कहते हैं, मीटापट कहते हैं। ये दोनों का पहला बात समझ में आ गई। दूसरी बात, कोरकोरिन के कारण इसका स्वाद कड़वाहट में आ जाता है, तो लिखेंगे कोरकोरिन पाए जाने के कारण, पाए जाने के कारण इसके स्वाद में तीखापन आ जाता है, इसके स्वाद में तीखापन आ जाता है। क्या आ जाता है? तीखापन आ जाता है। यह स्वादहीन होता है, यह स्वादहीन होता है। कैसा होता है? यह स्वादहीन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं। क्या? तो तीसरा पॉइंट है पादप की लंबाई। पादप की लंबाई तो यहां पर है 1.5 से लेकर के 4 मीटर, और यहां पर जो पादप की लंबाई है, पादप की लंबाई 1.5 से लेकर के 5 मीटर तक देखने को मिलती है। 1.5 से लेकर के 5 मीटर तक देखने को मिलती है। ये बेसिक से डिफरेंस हैं जो दोनों में हमको बताना है। लिखेंगे यह 70% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। यह 70% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। लिखिएगा यह 70% क्षेत्र पर उगाया जाता है। और ओलिटोरियस की बात करें तो यह 30% क्षेत्र पर उगाया जाता है। यह 30% क्षेत्र पर उगाया जाता है, उगाया जाता है। तो इन दोनों में क्या अंतर था वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से जान लिया कि हम किसको ओलिटोरियस बोलेंगे, किसको कैप्सुलेरिस बोलेंगे, किसको सफेद जूट, किसको टीटापट बोलेंगे, किसको मीटापट या किसको टोसा बोलेंगे। सीधे पेपर में यही आएगा। टोसा जूट का वैज्ञानिक नाम आपके सामने है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा टोसा से रिलेटेड होगा, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें जितने भी हम पॉइंट्स लिखाए हैं इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आएंगे। अभी तक का जो भी इतिहास रहा है एग्रीकल्चर के पेपर का वो सारा एनालिसिस करके ही हम आपको क्लास लेने आते हैं। जैसे जूट की खेती हमको पढ़ानी है तो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हम देख कर ही आते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब जूट से रिलेटेड बस एक ही कहानी बची हुई है, रेशा निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशा निकालने की क्रिया। रेशा निकालने की क्रियाएं। रेशा निकालने की क्रियाएं। जो रेशा निकालने की क्रियाएं हैं जूट में, कौन कौन सी रेशा निकालने की क्रियाएं हैं तो उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो 3 क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे रेशा जूट में निकालते हैं हम। पहला रेटिंग, दूसरा
स्ट्रिपिंग और तीसरा रिबोनिंग। ये तीन प्रोसेस हैं जिनसे हम जूट का रेशा निकालते हैं। अब इन तीनों में एक एक करके हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करते हैं कि तीनों में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो पहली प्रोसेस को हेडिंग में लाते हैं हम, रेटिंग। अब रेटिंग क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन आते हैं रेटिंग से जुड़े हुए, ये लिखिएगा। सबसे पहले जूट की कटाई के बाद, जूट की कटाई के बाद तनों के बंडल बनाकर, तनों के बंडल बनाकर पानी में डालकर छाल को सड़ाकर रेशा निकालना रेटिंग कहलाता है। रेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिंग। तो रेटिंग प्रोसेस के तहत जो परिभाषा थी वो हमने आपको लिखा दिया कि जूट की कटाई के बाद उसके तनों के बंडल बनाकर पानी में डालकर उसकी छाल को सड़ा लेते हैं, फिर रेशा निकाल लेते हैं। इसको रेटिंग कहते हैं। जो तनों के बंडल होते हैं, जो तनों के बंडल होते हैं, उनको 60 से 100 सेंटीमीटर गहरे पानी में डालते हैं। गहरे पानी में डालते हैं। कितने गहरे पानी में डालेंगे? 60 से 100 सेंटीमीटर गहरे पानी में इनको डालते हैं। और ये जो तने के बंडल हैं, ये 10 से लेकर के 30 दिन में सड़कर रेशा निकालने हेतु तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाते हैं। 10 से 30 दिन में ये सड़कर रेशा निकालने हेतु तैयार हो जाते हैं। रेटिंग क्या है? इसके लिए तापमान कितना चाहिए? तो क्वेश्चन आ जाता है। जो तापमान की हम बात करते हैं, 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना? 34 डिग्री सेल्सियस। और यह एक क्या है? माइक्रोबियल क्रिया है। रेटिंग क्या है? एक माइक्रोबियल प्रोसेस है, माइक्रोबियल प्रक्रिया है। अब जब माइक्रोबियल प्रक्रिया है ये, तो इसमें कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेगा। तो कुछ जीवाणु होते हैं जो रेटिंग के लिए उपयुक्त, जो जीवाणु होते हैं रेटिंग के लिए उपयुक्त होते हैं। इन जीवाणुओं के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। तो 2 जीवाणु ऐसे हैं जो रेटिंग क्रिया को अंजाम देते हैं। एक है क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम पेक्टोबोरम, क्लास्ट्रीडियम पेक्टोबोरम। और एक है क्लास्ट्रीडियम फेलनिनम। क्लास्ट्रीडियम
स्पेलनियम, ठीक है। तो ये दो प्रकार के जीवाणु हैं जो रेटिंग क्रिया को अंजाम देते हैं। तो रेटिंग क्रिया रेशा निकालने की क्रियाएं हैं, रेटिंग, स्ट्रिपिंग, रिबोनिंग, जिसमें से हमने रेटिंग को देखा। रेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इतना डिटेल से पढ़ा दिया। इस पर एक वीडियो भी हमने बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। 4 या 5 मिनट का वीडियो है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो हमने एक प्रोसेस को देखा। अब इसके बाद हम स्ट्रिपिंग और रिबोनिंग को भी देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, स्ट्रिपिंग क्या है फिर। स्ट्रिपिंग के बारे में देखते हैं। स्ट्रिपिंग होता है रेटिंग क्रिया के बाद, रेटिंग क्रिया के बाद तने की सड़ी हुई छाल से रेशा निकालना, छाल से रेशा निकालना, ये क्या होता है? स्ट्रिपिंग क्रिया कहलाती है। अब लास्ट आता है रिबोनिंग। एक बार आया हुआ प्रश्न है रिबोनिंग से, अधिकतर किताबों में आपको रिबोनिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो रिबोनिंग के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है रिबोनिंग, एक रबिंग होता है प्रोसेस, वो टोबैको में होता है। कल की क्लास में अपने उसको पढ़ेंगे। रिबोनिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें जूट के तने को, इसमें जूट के तने को बिना सड़ाए, जूट के तने को बिना सड़ाए सीधे मशीन की सहायता से, सीधे मशीन की सहायता से रेशा निकालते हैं, रेशा निकालते हैं। रेशा निकालते हैं। इस विधि में क्या होता है, रेशे को, तने को सड़ाते नहीं है, सीधा रेशा निकाल लेते हैं। यह विधि चीन व ताइवान में अपनाई जाती है। चीन व ताइवान में अपनाई जाती है। भारत में नहीं अपनाई जाती है। भारत में नहीं अपनाई जाती है। ये तीनों प्रोसेस हमने लिखा दिया रेशा निकालने की। अब यहां से जो भी प्रश्न आएगा आपका, सीधे सीधे रेटिंग से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कि नॉर्मल से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके स्ट्रिपिंग वगैरह से कभी पूछ लिए जाएं। अब हम बात करते हैं जूट की हार्वेस्टिंग की, जूट की कटाई कब करते हैं। तो हार्वेस्टिंग की जब बात आती है तो लिखेंगे बुवाई के, या बुवाई से 135 से लेकर के 135 से 140 दिन बाद
पुष्प निकलने के समय पुष्प निकलते समय कटाई कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं। किस पर्पस से? रेशा प्राप्ति हेतु, रेशा प्राप्ति हेतु। हमने आपको रेटिंग पढ़ाया। रेटिंग में हमने आपको बताया कि रेटिंग को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे। जैसे ये हमने रेटिंग बताया, तो रेटिंग को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। जैसे रेटिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? रेटिंग को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? तो नंबर 1, फसल की परिपक्वता। अगर फसल पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है और आपने उसकी कटाई कर ली तो उसका अच्छा रेशा नहीं निकलेगा। नंबर 2, तापमान। अगर 34 डिग्री से तापमान कम है तो रेटिंग अच्छा नहीं होगा। तीसरा, पानी की गहराई। अगर पानी की गहराई अच्छी नहीं है तब भी रेटिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी, क्योंकि उसका रेशा नहीं सड़ पाएगा। तो ये 3 प्रकार के जो फैक्टर होते हैं वो रेटिंग के प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। ये हमने इधर इस प्रकार से कटाई वगैरह बात चर्चा कर ली। अब कुछ एक ऐसी फसलें हैं छोटी छोटी जिनका नाम हम लोग लिखते हैं सनई, जिसको हम अंग्रेजी की अगर बात करें तो बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे सनहेम्प, बॉम्बे हम्प और बनारस हम्प। इन नामों से इसको हम जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है सनई का? इसके वैज्ञानिक नाम पर चर्चा करते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है क्रोटोलेरिया जंसिया, क्रोटोलेरिया जंसिया। ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कुल की अगर बात कर लेंगे तो इसका कुल कौन सा होता है? तो लेग्यूमिनेसी होता है। लेग्यूमिनेसी कुल की ये फसल होती है। ये सनई जो है इसका उपयोग क्या होता है? तो सनई एक हरी खाद की भी फसल है, हरी खाद की फसल, साथ साथ रेशे वाली फसल भी है। रेशे वाली फसल इंडिया की सबसे अच्छी हरी खाद की फसल मानी जाती है सनई। आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे। सनई में एक प्रोसेस होती है रेटिंग। सनई में एक प्रोसेस होती है रेटिंग, जो हम जूट में भी पढ़ते थे, सनई में भी पढ़ते हैं। सेम कंडीशन होती है, बस तापमान में अंतर होता है। जो सनई की रेटिंग होती है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। और जूट की जो रेटिंग है वो 34 डिग्री सेल्सियस पर पूछी गई। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एक गांठ का वजन। एक गांठ या बेल का वजन कितना होगा? तो 161 से लेकर के 167 केजी, 161 से लेकर के 167 केजी इसकी एक गांठ का वजन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, सनई के रेशे से, सनई के रेशे से नोट यानी कि करेंसी,
तैयार की जाती है या नोट बनाए जाते हैं? हमने बात की कि जो सनई होती है उसका जो रेशा होता है उससे नोट बनाए जाते हैं। हम जो चर्चा कर रहे थे कि जो सनई का रेशा हमको प्राप्त होता है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, करेंसी बनाते हैं। जैसे हम लोग देखते होंगे 1 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि नोट करेंसी, हम लोग देखते हैं ना कि पहले सिक्के चलाए जाते थे, सिक्कों को ढालने का काम टकसालों से किया जाता था। टकसाल जो सिक्के ढालती थी, सिक्के बहुत से धातुओं के बनाए जाते थे। बाद में कागज आया और इस कागज का निर्माण हो रहा है सनई के रेशे से। जो हम लोग पैसे रखते हैं ना गांधी जी वाले, वो सारे के सारे सनई के रेशे से बनाए जाते हैं। यहां तक हमने यहां तक देख लिया। आगे हम बात करते हैं मेस्टा। मेस्टा से बस एक ही क्वेश्चन आएगा कि मेस्टा की एक गांठ का वजन। वेल का वजन ये होता है 181 से लेकर के 183। कहीं कहीं 181 मिलेगा, कहीं कहीं 183 मिलेगा। ज्यादातर के केसेस में आपको 183 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने एक बेल जो बताई थी, तो एक बेल को एक बार पुनः मैं एक साथ लिख देता हूं ताकि आप जहां कहीं भी पढ़ो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। वन बेल की अगर हम बात करते हैं कपास में, तो इसका जो वजन होता है वो 170 केजी होता है। अगर यही हम बात कर लें जूट की, तो इसका 180 केजी। और वहीं हम बात करें मेस्टा की, तो 181 केजी और कभी कभी 183 केजी। और वहीं बात करें हम सनई की, तो 161 से लेकर के 167 केजी। ये वन वेल का केस है। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए आप वन वेल के वेट का आंसर यहां से दे सकते हैं। और ये आता जरूर है कि कपास की एक गांठ का वजन। अभी बिहार में क्वेश्चन पूछा गया था परंतु उसका ऑप्शन गलत था, फिर भी क्वेश्चन सही करना पड़ा क्योंकि कपास की एक गांठ का वजन पूछा, 170 ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने, 180 ऑप्शन दिया था, तो मजबूरी में 180 मारना पड़ा। बाकी कहीं कहीं ऐसा होता, जैसे अभी राजस्थान में क्वेश्चन आया था कपास के रेशे का परिपक्वता, जबकि परिपक्वता एरिलोमीटर से होती है, मगर उसमें सही किया गया माइक्रोनायर, क्योंकि बाकी ऑप्शन ही नहीं मिल रहे थे, एक ही ऐसा था जो कपास से रिलेटेड था। तो कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जिनको स्वयं विवेक से हमको हल करना होता है। कल से हम लोग पढ़ेंगे नशे वाली फसल, जिसको खा के नशा बनाएंगे, ठीक है, तंबाकू।